इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि दो चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव कैसे उनके बीच में फोर्स लगता है। और हमने ये भी देखा था कि जब डायमेंशन बहुत छोटा हो जाता है तो ग्रेविटेशन इफेक्ट निग्लेबल हो जाता है, वहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद क्या हमारा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बिगिन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है कि जैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये किसी स्पेस में, जब एक क्यू पार्टिकल जब एक किसी स्पेस में रखा जाता है तो ये कुछ अपना इफेक्ट अपने स्पेस में लेफ्ट आउट करता है। उसी इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी भी चार्ज क्यू पे, जैसे हमने कोई क्यू चार्ज किया, जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो फॉर्मूले से आता है के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी फोर्स को हम लिख देते हैं क्यू इंटू ई। इससे जो हमारी ई की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो अब अगर हमें क्या करते हैं, किसी टेस्ट पार्टिकल को हम किसी पॉइंट पर रख के इलेक्ट्रिसिटी, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फिर हमें पता होता है कि कोई सा भी चार्ज अगर वहां आएगा और उस पर अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो सिंपल हम Q टाइम्स E कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर है और Q हमारा कुछ स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कुछ स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। तो अभी ये समझ में आया कि कोई कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो ये सिमिलर है कि कैसे ग्रेविटेशन फील्ड होती थी, जब किसी मास को रखा जाता था उसके आसपास उसका इफेक्ट आ जाता था, जो कि होता था जी एम वन अपन आर स्क्वायर। उसी तरह जब कोई चार्ज रखा जाता है तो उसके आसपास एक उस चार्ज पार्टिकल से एक जो फील्ड जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो हो जाती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, वो हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, अब पोटेंशियल देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसा हमने पढ़ा है कि जब भी किसी मास को हम ऊपर लिफ्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम छोड़ेंगे तो वो लास्ट में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके हो जाती है। सिमिलरली जब एक चार्ज पार्टिकल रखा जाता है, Q1 चार्ज पार्टिकल है, और हम और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल वो Q2 है। ठीक है, और हम इसे सेपरेशन इसका अगर बढ़ा रहे हैं, ये उसी तरह है कि जैसे हम एक अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे थे, तो अर्थ ने ग्रेविटेशन फील्ड लगाया था, तो क्यू ने भी एक ग्रेविटेशन फील्ड लगाएगा, कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के अलोंग या अक्रॉस हम कुछ वर्क करेंगे जो कि हमारे पोटेंशियल एनर्जी में सेव होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो इस Q1 है वो हमने कुछ इसको मूव किया, ये अभी R1 पे था, इसको हम R2 पे ले गए। ठीक है, ये Q2 हो गया। तो
जो इसको ले जाने में जो वर्क हुआ वो था एफ डॉट डी आर, जिसको एफ की वैल्यू लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये आर वन से आर टू तक। ठीक है, अब हम कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं तब तो हम सीधे mg लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जो इस पे हमेशा जो फोर्स है वो mg लग रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जब यही हाइट बहुत ऊपर रहती है तो इसको उठाने को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये भी सीधे mg से नहीं आप वर्क निकाल सकते। तो उसी तरह जब हम चार पार्टिकल को जो डिस्टेंस में मूव करते हैं तो हम सीधे एक कोई r1 या r2 नहीं ले सकते थे, हमें हर एक पॉइंट पे इंटीग्रेट करना पड़ता है क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका फोर्स चेंज होते जा रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k q1 q2 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये हमारा आ गया वर्क। तो इतना वर्क लगा इस Q2 को यहाँ से उठा के यहाँ करने में। कब? जब ये धीरे धीरे किया जा रहा था। अब ये धीरे धीरे करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम इसे अगर मान लीजिए किसी फोर्स से अगर इसको ले जाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ आते आते ये कुछ वेलोसिटी गेन कर दिया होता है, ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का वर्क था वो इसके बराबर नहीं, इससे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, ऊपर इसकी वेलोसिटी भी गेन हो रही है, तो जो वर्क होता है ये वर्क प्लस वेलोसिटी करेगी। तो हम ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इसीलिए जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि कॉसिस टेक्निकली इसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे हम जब इसको लिफ्ट करते हैं तो हम किसी mg से लिफ्ट करते हैं, ठीक है, और अगर mg से हम लिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको हम ऊपर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब हम mg से लिफ्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो प्रैक्टिकली ये होगा कि ऊपर मूव ही नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा मतलब mg से 0.0 से ज्यादा उठाते तो इस पॉइंट पर आके रुक जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है, इसको धीरे धीरे मूव करना है और यहाँ पर लाना तो ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U हो गई, हो जाएगी -W। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमेशा नेगेटिव बनकर हो जाता है, जिससे अगर हम देखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये हमारा सिंपल लिख देंगे K Q1 Q2 R2 माइनस K Q1 Q2 अपॉन R1, इसको U R1 R2 माइनस U R1, ठीक है, डेल U। ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई इसको यहाँ से लेके यहाँ आने में वो इससे आती है। ठीक है, समझ में आया कैसे वर्क निकाले? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है जिससे हम पोटेंशियल एनर्जी और को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी पोटेंशियल एनर्जी को एक और हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ये Q इलेक्ट्रॉन है, किसी एक चार्ज था जो बहुत दूर था। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत दूर मतलब ऐसा नहीं कोई किलोमीटर, अगर आप कुछ सेंटीमीटर दूर भी करते हैं तो इंफ्लुएंस का होता है। तो एक जो चार्ज है उससे जो दूसरा चार्ज है वो बहुत ही फाइनाइटली दूर था, और उसमें उसके बाद वो r1 डिस्टेंस पे आ गया, तो उसमें अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कैसे आएगी निकलेगी वो देख लेते हैं। तो जो U होगा वो लिखा जाएगा U, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल में तो अभी R पे आ गया है, और फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कहाँ था? इनफाइनाइट पे था। तो हम देख लेंगे Q1 Q2 अपॉन R माइनस K Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट, ये टर्म जीरो हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ K
Q1 Q2 अपॉन R, सॉरी R, ये चेंज इन एनर्जी है जब कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट से किसी r डिस्टेंस पे ला जाता है। अब ये वो एनर्जी भी है जो एनर्जी हम किसी r पे अगर हम प्रोवाइड कर दें, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं r डिस्टेंस पे, तो हम अगर ये एनर्जी सप्लाई कर दें तो ये इनफिनाइट दूर से सेपरेट भी हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट होता है एक वो एनर्जी निकालने का जो इनफिनाइट सेपरेशन से क्यू r डिस्टेंस पे आ रही है, उससे हम यू निकालते हैं। और ये वो एनर्जी भी होती है जो अगर हम इस Q2 को पंप कर दें तो ये बाहर चली जाएगी। ये उसी तरह निकलती है जैसे हम ग्रेविटेशन में पढ़ते थे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती थी जिसको अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो जो हमारा मास है वो अर्थ के ग्रेविटेशन को लीव कर जाएगा। तो ये वो एनर्जी है, वो अगर हम इसको प्रोवाइड कर दिए तो ये इसके जो ग्रेविटी जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ये लीव कर देगा। तो ये वो चीज है। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि अभी तक हमने देखा था कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल जो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से, जो होता है U अपॉन Q। तो इसका मतलब कि चेंज इन जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो V से, और वो बराबर हो जाएगा डेल U अपॉन Q। ठीक है, इसका मतलब कि जो चेंज इन U होगा वो इक्वल टू Q टाइम्स डेल V हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से या फिर हम ये कॉल कर सकते हैं कि जो पहले हम जो U निकाल रहे थे वो K1 K2 R निकाल रहे थे, उसमें हम Q से अगर डिवाइड कर दें तो Q किसी Q से जो पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे U हम लिख रहे के Q1 Q2 अपॉन R, अगर उसको Q2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा। तो पोटेंशियल बाय एनी जो पोटेंशियल आएगा वो KQ अपॉन R होता है। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी निकालनी हो तो हम पहले चेंजिंग पोटेंशियल निकाल देते हैं और उसको जब हम Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेटवर्क आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने का कांसेप्ट ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्डन से आता है। ठीक है, वर्डन होता है स्केलर और ये स्केलर स्केलर बाय स्केलर स्केलर जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, तो बहुत इजीली हम किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं अगर हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकें। तो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि वर्क डन होता है तो वर्क डन भी कैलकुलेट करना इजी होता है। तो अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड है। तो ये हमने देखा था कि जो हमारा V है वो है डेल U अपॉन Q डेल V है, और ये जो ये बराबर रहता है माइनस W अपॉन Q। हमने देखा था कि चेंज इन जो एनर्जी हुई थी, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो माइनस वर्क डन के बराबर थी। ठीक है, उसी तरह जब हम फोर्स लिखते हैं उसमें हमारी E की टर्म आती है वो होती है QE, और इसके अगर हम वर्क डिराइव करने की कोशिश करें तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा QE इंटू DR। ठीक है, Q कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया तो ये Q E डॉट DR हो जाएगा। ठीक है,
तो इस W को अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस कर दें Q P डॉट डी आर और Q कट जाएगा Q Q, तो हमारे पास जो डेल V होता है वो हो जाता है E डॉट डी आर, ठीक है, यानी V हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर R1 से R2 तक, ठीक है। तो ये है हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी R1 और R2 के बीच में निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ता है, और अगर इसका डिफरेंशियल है तो हम, और अगर इसका ये लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है डेल अपॉन डेल आर ऑफ वी, ठीक है। तो ये है। अब अगर हमारा जो R1 है, R1 अगर इनफाइनाइट हो जाए, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियली इनफाइनाइट पे हो और बाद में इलेक्ट्रिक किसी R डिस्टेंस पे है, तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हम सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, V हो जाएगा यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ R E डॉट डी आर, इससे निकल आएगा। तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, और इस कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस से हम आगे बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही इजी तरीका हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम इन दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आते हैं और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।